शिव कुमार भ्रमर वहां आ गए। उन्होंने कमलेश को डांटा भी कि पहले ये तो जानो कि गलती किसकी है, लेकिन कमलेश सीना तान कर बोली, मेरा अरुण गलत हो ही नहीं सकता। यही वह अंधा भरोसा था जो आगे चलकर एक लड़की की जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था। कुछ महीने बीते और घर में अरुण की शादी की बात शुरू हुई। सास के मन में संस्कारी बहू का सपना था। बाबूजी को घर की इज्जत के मुताबिक लड़की चाहिए थी। कमलेश चाहती थी कि जो भी इस घर में आए घर को अपना संसार मान ले, लेकिन जिस लड़की को देखने यह लोग गए वह उनके ख्यालों से अलग थी। उसका नाम था पूजा। वह पढ़ी लिखी थी, इंग्लिश लिटरेचर में बीए कर चुकी थी, खुलकर बात करती थी, आंखों में आंखें डालकर जवाब देती थी। उसमें झिझक थी लेकिन बनावटी संकोच नहीं था। जब पुराने रिवाज के मुताबिक उससे गाना सुनाने को कहा गया तो उसने कोई भजन नहीं, हल्के आत्मविश्वास के साथ एक इंग्लिश सॉन्ग गुनगुना दिया। कमरे में बैठे लोग पहले चौंके फिर मुस्कुराए। अरुण तो जैसे उसी पल उस पर ठहर गया। उसे पूजा का यही अंदाज पसंद आया, लेकिन कमलेश के चेहरे पर हल्की सी खिंचाव आ गया। उसे पूजा की पढ़ाई से दिक्कत नहीं थी, उसके खुलेपन से थी। उसे लगा ये लड़की इस घर में ढल पाएगी या नहीं। फिर भी अरुण की खुशी के आगे बात आगे बढ़ गई। रिश्ता तय हुआ, अंगूठी बदली गई, घर में शगुन की तैयारी शुरू हो गई। कमलेश मन से पूरी तरह राजी नहीं थी, पर उसने खुद को समझा लिया कि शादी के बाद लड़कियां बदल ही जाती हैं। उसे क्या पता था कि बदलने की जरूरत पूजा को नहीं, उसके अपने घर को थी। शादी से पहले एक दिन कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो में जा रही थी। रास्ते में भारी जाम लगा था। कुछ लोग सड़कों पर तख्तियां लिए नारे लगा रहे थे। कमलेश ने यूं ही भीड़ की तरफ देखा, लेकिन अगला ही पल उसके लिए जैसे बिजली गिरने जैसा था। उस भीड़ के बीच पूजा खड़ी थी। उसके साथ उसकी दोस्त सोना थी और वे लोग एलजीबीटी कम्युनिटी के हकों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। कमलेश के लिए यह सिर्फ एक रैली नहीं थी, यह उस बहू की तस्वीर थी जिसे उसने चौखट के भीतर सोचा था, सड़कों पर नहीं। वह गुस्से में भीड़ चीरती हुई पूजा तक पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। ये सब क्या है? उसने लगभग झिड़कते हुए पूछा। पूजा ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी गलत चीज के लिए नहीं खड़ी हूँ, मैं इंसानी हकों के लिए खड़ी हूँ। लेकिन कमलेश उस वक्त सुनने की हालत में नहीं थी। उसने तैश में पूछा, तू भी क्या वैसी ही है? पूजा ने बिना टूटे जवाब दिया, नहीं, लेकिन किसी के हक की बात करना गुनाह नहीं होता। यही बात कमलेश को और चुभ गई। उसने वहीं गुस्से में पूजा की उंगली से सगाई की अंगूठी उतार ली और रिश्ता तोड़कर वहां से चली आई। घर पहुंचते ही हंगामा मच गया। अरुण पहली बार कमलेश के सामने खुलकर खड़ा हो गया। उसने कहा, पूजा ने कुछ गलत नहीं किया। पति विनय ने भी कमलेश को समझाया कि उसने बिना सोचे समझे बात बिगाड़ दी है, लेकिन कमलेश अपने फैसले पर अड़ी रही। उसे लगता था कि वह घर बचा रही है। रात ढली, घर शांत हुआ, लेकिन अरुण का बुझा चेहरा और पूजा की ठहरी हुई आंखें बार बार उसके दिमाग में लौटती रहीं। अगले दिन पूजा खुद उनके घर आई। वह लड़ने नहीं आई थी, समझाने आई थी। उसने सिर झुकाकर नहीं, साफ मन से कहा, अगर हम सही बात के लिए भी नहीं बोलेंगे तो फिर गलत हर बार जीत जाएगा। कमलेश उसकी हर बात नहीं समझी, लेकिन उसकी नीयत समझ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि यह लड़की बदतमीज नहीं, बस बेखौफ है। उसने धीरे से वही अंगूठी उसकी हथेली पर रख दी और कहा, मुझे बातें देर से समझ आती हैं, पर जब समझ आ जाएं तो मैं गलत के साथ नहीं खड़ी होती। उस दिन दोनों के बीच एक रिश्ता बना जो सिर्फ जेठानी देवरानी का नहीं था, भरोसे का था। दुख की बात बस इतनी थी कि यह भरोसा बहुत जल्दी टूटने वाला था। आखिरकार शादी हो गई। रोशनी, रिश्तेदार, शगुन, 7 फेरे, विदाई, सब कुछ बाहर से वैसा ही था जैसा हर शादी में होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन पूजा की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था, पूरा शरीर दर्द से टूटा जा रहा था और दवाइयों के सहारे वह किसी तरह रस्म में निभा रही थी। उसकी दोस्त सोना ने भी उसे दवा दी थी। मेकअप के नीचे उसका उत्तरा चेहरा छिप तो गया था, मिटा नहीं था। फेरों के दौरान भी उसका संतुलन डगमगाया, लेकिन लोगों ने उसे नई दुल्हन की थकान समझ लिया। किसी ने यह नहीं देखा कि वह मुस्कुरा कम रही थी, खुद को संभाल ज्यादा रही थी। फिर आई वह रात जिसे हर नई दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है। कमरा फूलों से सजा था, बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां थीं। अरुण कमरे में आया। पहले उसने हल्की फुल्की बातें की, मुस्कुराया, उसके पास बैठा। पूजा ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज नहीं। यह कोई इशारा नहीं था, यह साफ इनकार था। अरुण ने उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार महसूस भी किया, लेकिन पीछे नहीं हटा। पूजा ने फिर कहा, इस बार और साफ, प्लीज अरुण, आज नहीं। इसके बाद जो हुआ वह किसी गलतफहमी में नहीं हुआ, वह जिद थी। वह यह भरोसा था कि शादी के बाद पत्नी की ना नहीं रहती। पूजा रोई, उसने मिन्नत की, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अरुण पर जैसे पति होने का नशा चढ़ा हुआ था। उस रात उसने पूजा के शरीर को नहीं, उसकी मर्जी को रौंदा। कमरे में आवाज ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस रात उसके अंदर जो टूटा वह उम्र भर खामोश नहीं रहने वाला था। सुबह हुई, कमरे में रोशनी आई, लेकिन पूजा की दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। वह दर्द से कराहते हुए उठी। उसे लगा जैसे उसका अपना शरीर भी अब उसका नहीं रहा। अरुण उसे चुप कराने लगा, जैसे कोई मामूली बात हुई हो। उसने बेहिसी से कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये सब तो होता है। पूजा ने उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा घृणा थी। उसने कांपती आवाज में कहा, यह हक नहीं था, जबरदस्ती थी। अरुण सन्न तो हुआ, लेकिन शर्मिंदा नहीं। उसे अपनी हरकत पर पछतावा नहीं, अपनी मर्दानगी पर चोट लगी। वह गुस्से में बोला, अगर इतना ही गलत
लगा है तो जा, सबको बता दे, और उसे लगभग धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया। यही कहानी पहली बार ऐसा मोड़ लेती है जहाँ एक चीख पैदा होती है और उसी पल उसका गला घोंट दिया जाता है। पूजा रोती हुई कमरे से बाहर आई। आंगन में कमलेश कुछ औरतों से बात कर रही थी। उसी दौरान पूजा ने उसे कहते सुना, औरतें बम फटने से उतना नहीं डरती जितना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती हैं। बस पूजा के लिए इतना काफी था। उसे समझ आ गया कि अगर उसने मुंह खोला तो न्याय से पहले बदनामी मिलेगी। वह चुप रही। वह वापस उसी कमरे में लौट गई। उसके भीतर अब भी एक छोटी सी उम्मीद बची थी कि शायद अरुण को अपनी गलती समझ आ जाए, शायद वह माफी मांगे, शायद सब यहीं रुक जाए। लेकिन अरुण ने उसकी चुप्पी को उसकी मजबूरी नहीं, अपनी जीत समझा और उसी रात उसने पूजा के साथ दूसरी बार जबरदस्ती की। उस रात के बाद पूजा सिर्फ दुखी नहीं रही, भीतर से सुन्न होने लगी। अगली सुबह कमलेश ने उसकी हालत देखी तो उसे लगा कुछ बहुत गलत हुआ है। पूजा छत पर खोई हुई खड़ी थी। आंखें सूखी थीं, लेकिन उनमें रोने से ज्यादा खालीपन था। कमलेश ने पूछा, बहुत पूछा, लेकिन पूजा ने कुछ नहीं कहा। उस दिन घर में पहली रसोई की रस्म भी थी। पूजा कांपते हाथों से काम कर रही थी। तब कमलेश ने खुद फैसला किया कि वह उसे मायके छोड़ आएगी। मायके पहुंचकर पूजा को लगा कि अब शायद उसे सहारा मिलेगा। उसने माँ को सब सच सच बता दिया, पहली रात से लेकर अपनी टूटी हुई हालत तक सब। लेकिन उसकी माँ ने उसे गले लगाने के बजाय समझाना शुरू कर दिया। पति पत्नी के बीच ये सब होता है, उसने कहा। शादी की है तो निभाना पड़ेगा, इसी से घर चलता है, वंश चलता है। पूजा दूसरी बार टूटी। एक रात पहले उसका पति उसकी ना नहीं समझा था। अब उसकी अपनी माँ उसके दर्द को दर्द मानने से इनकार कर रही थी। माँ ने गरीबी, समाज, लोगों की बात, घर की इज्जत सब उसके सामने रख दिया। यहाँ तक कह दिया कि अगर वह ससुराल वापस नहीं गई तो वह अपनी जान दे देगी। उस पल पूजा सचमुच अकेली हो गई, अपने घर में भी। कमलेश उसे वापस लेकर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में पूजा ने वॉशरूम जाने का बहाना किया और भाग गई। वह पीछे मुड़कर नहीं देखी। कमलेश घबरा गई। उसने हर जगह ढूंढा। घर में खबर पहुंची तो हड़कंप मच गया। आखिरकार कमलेश को पूजा की दोस्त सोना याद आई। सोना एक एनजीओ में काम करती थी, महिलाओं और हिंसा के मामलों से जुड़ी हुई थी। कमलेश पहले ही उसकी सोच को लेकर असहज रहती थी, लेकिन इस बार उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सोना ने ढूंढना शुरू किया और आखिर पूजा एक सुनसान पार्क के कोने में मिली। सहमी हुई, सिमटी हुई, जैसे दुनिया से बचने के लिए खुद को अपने भीतर छिपा लिया हो। वहीं पूजा ने पहली बार अपनी जेठानी कमलेश के सामने सच कहा। उसने टूटती आवाज में बताया कि अरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की। सिर्फ पहली रात नहीं, वह रुकने वाला नहीं है। ये सुनते ही कमलेश के भीतर जैसे दो दुनिया टकरा गईं। एक तरफ रोती हुई पूजा थी, दूसरी तरफ वह अरुण था जिसे उसने बेटे की तरह पाला था। उसका पहला सहारा सच नहीं, इनकार था। उसी इनकार में उसने पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूजा चुप हो गई। कमलेश उसे वापस घर तो ले आई, मगर वह थप्पड़ उसके अपने भीतर गूंजता रहा। उसी दिन पहली बार उसके मन में शक ने जन्म लिया। और फिर कहानी यहाँ नहीं रुकती, यहीं से उसका अंधेरा और गहरा होता है। कुछ दिन बाद परिवार ने पूजा और अरुण को हनीमून पर भेज दिया। जैसे जगह बदल देने से सच बदल जाएगा। पूजा ने वहाँ भी आखिरी कोशिश की। उसने अरुण से कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, क्या हम पहले दोस्त बन सकते हैं? लेकिन अरुण के लिए रिश्ता बराबरी का नहीं, कब्जे का था। उसने वहाँ भी उसकी मर्जी की कोई कीमत नहीं समझी। लौटने के बाद पूजा की जिंदगी रातों की कैद बन गई। हर शाम के बाद उसे अंधेरा डराने लगा। एक रात उसने खुद को बचाने के लिए कहा कि उसे पीरियड्स हैं। अरुण ने उस पर भी भरोसा नहीं किया। उसने बाहर से दरवाजा पीटते हुए कहा, दरवाजा खोल, मुझे देखना है। यह सुनकर पूजा की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि अब कोई बहाना उसे नहीं बचाएगा। बाथरूम में उसकी नजर एक ब्लेड पर पड़ी और उसी पल उसकी दुनिया एक और किनारे पर पहुंच गई। अगली सुबह घर में कोहराम मच गया। पूजा अस्पताल में थी, बहुत खून बह चुका था। पूरा परिवार वहां पहुंचा। अरुण ने बात घुमाने की कोशिश की, बोला कि कोई औरतों वाली दिक्कत हो गई होगी। लेकिन कमलेश का मन अब पहले जैसा अंधा नहीं रहा था। वह सीधे डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने जो सच बताया उसने कमलेश की रूह हिला दी। पूजा ने अपने निजी हिस्से पर खुद ब्लेड से गहरे जख्म कर ली थे। यह कोई नाटक नहीं था, यह उस दर्द की हद थी जहां इंसान बचने के लिए खुद को ही घायल कर देता है। कमलेश घर वालों को बहाने से बाहर भेजकर पूजा के पास बैठ गई। होश आने पर पूजा ने उससे कहा, कोई झूठ बोलने के लिए खुद को इस हालत में नहीं पहुंचाता भाभी। यही वह पल था जहां कमलेश की दुनिया टूट गई। वह घर लौटी, बाथरूम में गई, ब्लेड उठाया और हल्का सा खुद पर चलाने की कोशिश की। बस हल्की सी चुभन पर ही उसका हाथ कांप गया। उसने ब्लेड फेंक दिया। उसी पल उसे समझ आया कि 21 साल की वह लड़की किस खौफ, किस दर्द, किस मजबूरी में रही होगी कि उसने खुद को इस हद तक पहुंचा दिया। उसी पल कमलेश के भीतर की अंधी भाभी मर गई और एक जागी हुई औरत जन्म ले चुकी थी। इसी बीच एक छोटा सा मगर अहम पल भी आया। पिंकी ने एक दिन कमलेश से पूछा था, मम्मी कंसेंट क्या होता है? कमलेश के पास जवाब नहीं था। उसे यह भी ठीक से नहीं पता था कि पूजा बार बार यही क्यों कह रही थी कि मेरी मर्जी भी जरूरी है। फिर सोना ने उसे समझाया था कि कंसेंट मतलब सामने वाले की साफ रजामंदी। बिना सहमति के कोई भी रिश्ता रिश्ता नहीं रह जाता। कमलेश के लिए यह शब्द नया था, लेकिन पूजा का दर्द अब उसे उस शब्द का मतलब महसूस करा चुका था। अगले दिन अरुण अस्पताल पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि सब पहले
पहले की तरह संभल जाएगा। लेकिन जब उसने बेहयाई से डॉक्टर से पूछा कि अब वह अपनी पत्नी के साथ कब फिर से संबंध बना सकता है, तो डॉक्टर का गुस्सा फूट पड़ा। उसी वक्त अरुण को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने जो किया है वह सिर्फ घर की बात नहीं है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। कमलेश पूजा को अपने साथ ले जा चुकी थी। अब कमलेश ने फैसला कर लिया था कि यह बात दबेगी नहीं। उसने बाबूजी से कहा कि अरुण ने अपराध किया है। अरुण ने वही घिसा पिटा तर्क दिया, वो मेरी पत्नी है। बाबूजी ने समझौते की भाषा बोली, घर की इज्जत की बात की, माफी से मामला खत्म करने की कोशिश की। परिवार का मानना था कि घर की चौखट पर पुलिस नहीं आनी चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर कानूनी रास्ता चुनना पड़ा तो दहेज का केस कर दो, क्योंकि जो असल जुल्म हुआ है उसे नाम देने का कानून अब भी अधूरा है। लेकिन कमलेश और पूजा दोनों जानती थीं कि सच कुछ और है। उनकी लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं थी, वह उस सोच के खिलाफ थी जो पत्नी को इंसान नहीं हक समझती है। आखिरकार बात इतनी बड़ी कि कमलेश, पूजा और पिंकी को घर से बाहर तक कर दिया गया। बाबूजी को यकीन था कि ये औरतें कुछ दिन बाद झुककर वापस आ जाएंगी, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। कमलेश वापस गई जरूर, मगर माफी मांगने नहीं, आशीर्वाद लेकर अपनी लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए। एक दौर ऐसा भी आया जब ससुराल वालों ने चालें चली। पूजा के मायके को दबाव में लाने की कोशिश की, पिता की मजबूरी को हथियार बनाया ताकि लड़की खुद वापस लौट आए। पूजा लौट भी आई, मगर इस बार पहले वाली डरती हुई बहू बनकर नहीं। वह भीतर से जली हुई थी, लेकिन पूरी तरह बुझी नहीं थी। और फिर आया इस कहानी का सबसे अहम मोड़। घर में पूजा पाठ रखा गया। रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, औरतें आई, मर्द आए। शायद घर वालों को लगा था कि भीड़ और रस्मों के बीच सच दब जाएगा, लेकिन कई बार सच वहीं सबसे ऊंची आवाज में बोलता है जहां लोग उसे सबसे ज्यादा छुपाना चाहते हैं। उसी दौरान घर की खामोश दादी, जो बरसों से कुछ नहीं बोली थी, पहली बार बोली। उसने कमलेश और पूजा से कहा, अगर अभी भी चुप रही तो फिर वही होता रहेगा। ये शब्द किसी आदेश की तरह नहीं, एक आखिरी पुकार की तरह थे। और फिर पूजा खड़ी हुई, हाथ कांप रहे थे। आवाज पूरी तरह स्थिर नहीं थी, लेकिन वह पहली बार चुप नहीं थी। उसने सबके सामने कहा कि उसके साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाए गए। उसने कहा कि शादी किसी औरत की नाक को मिटा नहीं देती। उसने कहा कि जो उसके साथ हुआ वह पति पत्नी का सामान्य रिश्ता नहीं, जुल्म था। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाबूजी ने उसे रोकना चाहा, कुछ औरतें सकपका गईं, कुछ मर्दों ने नजरें फेर लीं। अरुण तिलमिला उठा। वह पूजा की तरफ बढ़ा, जैसे अभी भी उसे डराकर चुप करा देगा। लेकिन इस बार कमलेश बीच में आ गई। उसने पहली बार अपने देवर को बेटे की नजर से नहीं, अपराधी की नजर से देखा। और फिर वह थप्पड़ जो पहले पूजा को मिला था, अब अरुण के चेहरे पर पड़ा। कमलेश की आवाज अब घर की बड़ी बहू की नहीं, सच के साथ खड़ी एक औरत की थी। उसने कहा, औरत की चुप्पी को उसकी रजामंदी समझना बंद करो। उस एक वाक्य में सालों की गलत परवरिश, रिश्तों के नाम पर दबे अपराध, घर की इज्जत के पीछे कुचली गई आवाजें, सब शामिल था। उसने साफ कहा कि आज से अरुण का इस घर की किसी औरत पर कोई हक नहीं। वह किसी रस्म में शामिल नहीं होगा, यहाँ तक कि जिस भतीजी के लिए वह चाचू था, उसकी डोली तक को हाथ नहीं लगाएगा। ये फैसला सिर्फ कोर्ट का नहीं था, ये सामाजिक बहिष्कार का फैसला था। पहली बार घर की औरतों ने मिलकर एक मर्द के अपराध को रिश्ते के पीछे छुपाने से इनकार किया था। अरुण टूट गया, उसका सारा गुरूर बिखर गया। वह पूजा के पैरों में गिरा, माफी मांगी, बदल जाने की बातें करने लगा। लेकिन पूजा अब वह लड़की नहीं थी जो शादी की पहली सुबह डर के कारण चुप रह गई थी। उसने अपने पैर पीछे खींच लिए। उसकी आवाज में दर्द था, मगर डर नहीं था। उसने कहा, कुछ चीजें सिर्फ सॉरी से ठीक नहीं होती। जिस रात मेरी मर्जी छिनी थी, उसी रात तुमने मेरे भरोसे को भी मार दिया था। उसने यह भी कहा कि आज भले कानून कमजोर हो, लेकिन जिस दिन इस जुल्म को कानून साफ नाम देगा, सबसे पहला नाम वही लेगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी सिर्फ एक घर की नहीं होती। पूजा अकेली नहीं थी, उसके जैसी बहुत सी औरतें हैं जो रिश्ते बचाते बचाते खुद को खो देती हैं। कमलेश भी अकेली नहीं थी, उसके जैसी बहुत सी औरतें हैं जो देर से सही, लेकिन जब सच पहचानती हैं तो पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकती हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी जीत सिर्फ यह नहीं थी कि पूजा ने बोल दिया, असली जीत यह थी कि इस बार उसकी आवाज अकेली नहीं थी। शादी की पहली रात पूजा अपने साथ 1000 सपने लेकर उस घर में आई थी। वे सपने वापस कोई नहीं ला सका, लेकिन उसकी आवाज उसे वापस मिल गई। और कई बार एक औरत की जिंदगी में आवाज लौट आना ही सबसे पहली आजादी होती है।